अब हम पढ़ते हैं बच्चों कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसा कि हमने कक्षा 9 में जब हमने तत्वों के प्रतीक और उनके नाम पढ़े थे बच्चों, तो जो वहाँ पर हमने भी देखा था कि कुछ सामान्य नाम होते हैं, कुछ उनके IUPAC नाम होते हैं, अंग्रेजी में नाम होते हैं, लैटिन भाषा में नाम होते हैं। तो वैसे ही जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिकों के कुछ प्रचलित नाम होते हैं और कुछ IUPAC द्वारा उनको नाम दिया जाता है। IUPAC का पूरा नाम आपको पता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड एंड प्योर केमिस्ट्री। तो वही सारे नामकरण को और सारे सिद्धांतों को जो है उनका सत्यापित करती है और उनको मान्य बनाने के लिए कहती है। तो यहाँ पर हम कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति में जो कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति होती है बच्चों, वो 2 आधार पर करी जाती है। पहला आधार देखा जाता है उस यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या पर, जैसे कि हमने कल परसों हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे यौगिक हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, और जिसमें हमने उदाहरण देखा था मीथेन, जिसका जैसे हम सूत्र था मीथेन CH4, इसके बाद था बच्चों C2H6, और जैसे हमने अगला उदाहरण देखा था C3H8, और फिर हमने देखा था C2H4, और फिर था C2H2। फिर इसमें एक यौगिक और हमने बनाया था C5H12, और हेक्सेन था C6H14। तो इन सब यौगिकों में आप देखिए कार्बन और हाइड्रोजन ही उपस्थित है, यानी ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। और हाइड्रोकार्बन्स में हमने संतृप्त और असंतृप्त देखे थे। इसमें से जो ये C2H4 और C2H2 हैं, ये असंतृप्त हैं, बाकी ये सारे के सारे संतृप्त हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स यानी जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध बनता है, और जो असंतृप्त होते हैं उनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध या त्रिबंध का निर्माण हो जाता है। अब कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कैसे हम इनका नामकरण करते हैं, तो सबसे पहले हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स पे आते हैं। ये है हमारा CH4। तो इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जब नामकरण किया जाता है बच्चों, तो कार्बन के परमाणुओं की संख्या गिनी जाती है। जैसे इसमें 1 है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 5 है, इसमें 6 है, और जो 4 वाला जो होता है उसका सूत्र होता है C4H10। ये भी एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अभी आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बता रहे हैं। तो ये कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जब हम नामकरण करते हैं, तो इसमें जैसे जब एक कार्बन का परमाणु होता है बच्चों, तो उसमें पूर्व लग्न लगाया जाता है। मेथ पूर्व लग्न यानी जो किसी शब्द के पहले लगता है। जब 2 कार्बन परमाणु होते हैं तो पूर्व लग्न लगता है हमारा एथ। जब 3 होते हैं तो हमारा लगता है प्रोप। जब 4 तो फिर हमारा पूर्व लग्न हो जाता है ब्यूट। जब 5 कार्बन के परमाणु होते हैं तो हमारा हो जाता है पेंट। जब 6 होता है बच्चों तो हो जाता है हेक्सा, और जब 7 होता है तो हो जाता है हमारा हेप्टा। ये सब पूर्व लग्न हैं, यानी शब्द से पहले लगने वाले। और जब 8 होते हैं बच्चों तो हो जाता है हमारा ऑक्टा। फिलहाल हम इतनों को ही देखते हैं, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमको नामकरण करना है, तो फिर ये तो कार्बन परमाणुओं की संख्या हमने गिनी। अब हम देखते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, और असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच या तो द्विबंध पाया जाता है या त्रिबंध पाया जाता है। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बच्चों, उनमें अनुलग्न लगता है, यानी पीछे से जो शब्द लगता है वो है हमारा एन। तो अब हम इसके नामकरण पर आते हैं। देखिए, ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कार्बन परमाणु की संख्या है 1, और ये क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो इसके पीछे लगेगा एन। एक कार्बन परमाणु के लिए मेथ एन, ये हो जाएगा मेथेन। इसमें देखिए C2H6, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या है 2, तो 2 के लिए आता है एथ। अब क्योंकि ये संतृप्त है तो इसके आगे लग जाता है एन, तो इसका नाम हो जाता है एथेन। इसी तरह से C5H12, जहां कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 है तो हम देखते हैं 5 के लिए आता है पेंट। अब क्योंकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो ये हो जाता है पेंट धन एन, पेंटेन।
C6H12 हमने इसका नाम पढ़ा था हेक्सेन। तो इसका नाम हेक्सेन क्यों है? क्योंकि इसमें 6 कार्बन के परमाणु हैं और 6 कार्बन परमाणु के लिए लगता है हेक्सा, और क्योंकि ये संतृप्त है तो ये हो जाता है एन, तो ये हो जाता है हेक्सेन। ठीक है, तो जो हाइड्रोकार्बन्स की जो श्रेणी होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की जो श्रेणी होती है बच्चों, उनको कहा जाता है एल्केन। तो ये एल्केन यानी जब कहीं पर कोई एल्केन शब्द आएगा तो आप समझ जाएंगे एल्केन मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एल्केन के नामकरण के लिए हम इस तरह से ये प्रयोग करते हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या और उसके आगे हम एन लगा देते हैं, पूर्वलग्न और अनुलग्न। अब हम आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स पर। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में द्विबंध और त्रिबंध पर। तो यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या जब हम गिनते हैं तो कार्बन परमाणु की संख्या के लिए तो यही नियम लागू होता है, 1 के लिए मेथ, 7 के लिए हेप्टा, इस तरह से। लेकिन जहां पर द्विबंध होता है बच्चों, वहां पर जो अनुलग्न लगता है वो होता है ईन, और जहां त्रिबंध होता है वहां पर जो अनुलग्न होता है वो हो जाता है हमारा आइन। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और जब हमने इसकी संरचना बनाई थी तो इसकी संरचना हमारी इस तरह से बनी थी, C डबल बॉन्ड C, H4 है उसके पास, H और H, ये इसकी संरचना है C2H4 की। और इसका नाम जब हम IUPAC के अनुसार इसका नामकरण करते हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है तो 2 के लिए आता है एथ। अब क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए आपका अनुलग्न लगता है ईन, तो इसका नाम हो जाता है एथीन। ठीक है ना, और प्रचलित नाम है इसका एथिलीन। सामान्य भाषा में प्रचलित नाम इसका एथिलीन है और IUPAC नाम इसका हो गया एथीन। ठीक है, अब आप जो ये वाला यौगिक है C2H2, तो जब हमने इसकी संरचना बनाई थी ये हुआ था हमारा C ट्रिपल बॉन्ड C, H और H। C के बीच त्रिबंध है तो इसके नामकरण के लिए देखिए कार्बन परमाणुओं की संख्या 1, 2 के लिए फिर से एथ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए लग जाता है हमारा आइन, तो इसका नाम हो जाता है एथाइन। और सामान्य नाम है इसका, सामान्य प्रचलित नाम एसिटिलीन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के लिए और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के लिए कार्बन परमाणु, सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या देखी जाती है, और फिर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध को देखा जाता है। यदि एकल बंध है तो उसके पीछे एन लग जाता है, इनको एल्केन कहा जाता है। और जो ये डबल बॉन्ड वाले होते हैं बच्चों, इसमें देखिए ईन है, तो जो द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको कहा जाता है एल्कीन, और जो त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको कहा जाता है एल्काइन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण किस तरह से किया जाता है। अब इसमें बच्चों हम जो हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको पहचानने के लिए कुछ सामान्य सूत्र हैं हमारे पास, उसके आधार पर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का सूत्र निकाल सकते हैं। और सबसे पहले हम आते हैं एल्केन्स के लिए। तो एल्केन्स के लिए जो सामान्य सूत्र है बच्चों वो होता है हमारा CnH2n+2। ठीक है, सामान्य जो फॉर्मूला है, ये जिसको जनरल फॉर्मूला कहा जाता है एल्केन के लिए। अब इसमें n की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा C1H2 2 + 2, ये हमारा आ जाएगा CH4, तो ये आपका मेथेन है। ये हम किसके लिए कर रहे हैं? एल्केन के लिए। एल्केन्स के लिए सामान्य सूत्र है CnH2n+2। अब n की जगह पर आप कुछ भी रख लीजिए, n की जगह पे माना मैं जो हूँ 5 रखती हूँ, तो C5H2 × 5 + 2, और सूत्र आ जाएगा C5H12। ठीक है, ये हमारा हो जाता है, क्योंकि ये संतृप्त के लिए है तो ये है बच्चों 5 पर देखिए सीधे पेंटेन। ठीक है ना, तो ये एल्केन्स के लिए हो गया। अब आप देखिए एल्कीन के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है CnH2n। ठीक है, एल्कीन के लिए सामान्य फॉर्मूला CnH2n। अब फिर n की वैल्यू रखिए, सपोज एल्कीन और एल्काइन के लिए बच्चों n = 1 नहीं रखा जाता है, क्योंकि वहां पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनना होता है, तो एक परमाणु तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा नहीं, इसलिए n = 1 का मान नहीं रखा जाता है। तो एल्कीन के लिए देखिए सीधे आप प्रारंभ करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं n = 2,
तो यहाँ पर आप फॉर्मूला रखते हैं C2H2N यानी 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, तो C2H4। ठीक, ये आपका पहला एल्कीन है। अब इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, तो सीधे सीधे ये एथीन हो जाता है। अगर हम N की जगह पे जो है 7 रखें, N = 7, तो इसमें हमारा आ जाएगा C7H, 2 इंटू 7 आ जाएगा C7H14। तो ये एक एल्कीन है, क्योंकि हम उसी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। और इसका नामकरण करने के लिए हम सीधे सीधे कार्बन परमाणुओं की संख्या देखते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या है 7, 7 के लिए यूज किया जाता है हेप्टा, तो ये हो जाएगा हमारा हेप्टीन। ठीक है, तो ये एल्कीन के लिए हो गया। अब लास्ट में हम आते हैं बच्चों एल्काइन के लिए। एल्काइन के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। यहाँ पर भी आपको n = 1 नहीं रखना है, सीधे n = 2। तो यहाँ पर आप देखिए C2H 2 इंटू 2 माइनस 2, ये हमारा आ जाएगा C2H4 - 2 = C2H2। तो पहला एल्काइन है C2H2, जो अभी हमने देखा था, जिसका सामान्य नाम है एसिटिलीन और IUPAC नाम है एथाइन। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप n की वैल्यू कुछ और रख लीजिए। n की वैल्यू मैं सपोज में रखती हूँ n = 6। तो अब फिर से फॉर्मूला देखिए C6H 2 इंटू 6 माइनस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा C6H 12 - 2 और फॉर्मूला आ जाएगा C6H 12 में से 2 गया 10, तो ये फॉर्मूला आ गया C6H10। तो क्योंकि ये एल्काइन है, हम उसके सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो एल्काइन के लिए सीधे हम कार्बन परमाणुओं की संख्या देखते हैं 6 के लिए आता है आपका हेक्सा, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साइन। ठीक है ना। तो आपको नामकरण के लिए बच्चों कार्बन परमाणुओं की संख्या देखनी है और उसमें उपस्थित एकल बंध और द्विबंध की स्थिति को देखना है, और उस आधार पर आप उस यौगिक का IUPAC नामकरण कर सकते हैं।